नमस्ते बच्चों। देखो, आज अपन बात कर रहे हैं पेपर सेकंड ग्रेड का पेपर है ये, जो कि ये हुआ है 1/11/2018 को। ये वाला जो पेपर हुआ है, इसकी जो डेट है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पेपर कब हुआ है ये? 1/11/2018 को पेपर हुआ है, इवनिंग बैच में। ठीक है, इसका आज अपन केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये पेपर हुआ भाई 1/11/2018 को, इवनिंग में पेपर हुआ था ये। ठीक है, इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन जितने भी हैं उनका सॉल्यूशन आज अपन देखने वाले हैं। तो आप लोगों को पता है सेकंड ग्रेड के अंदर दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो ये सेकंड पेपर है जो कि सब्जेक्ट का आता है साइंस का। इस साइंस में आप लोगों को पता है ना, फिजिक्स आती है एक, तो केमिस्ट्री आती है और बायोलॉजी आती है। तो अपन यहाँ पर जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको देखने वाले हैं। तो इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन भी आते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी आते हैं, बायो के क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैं आप लोगों को केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन सॉल्व करूँगा आज। ठीक है बेटा, तो देखो आज यहाँ से क्वेश्चन नंबर 44। इससे पहले सब फिजिक्स के क्वेश्चन है। अपना केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है 44 नंबर। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकुल हेट्रोलेप्टिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हेट्रोलेप्टिक। दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक तो होता है हेट्रोलेप्टिक और एक होता है होमोलेप्टिक। होमो और हेट्रो में क्या होता है? होमो के अंदर ये बोला जाता है जो मेटल होता है, सेंट्रल मेटल होता है, उसके साथ एक ही जैसे लिगेंड जब जुड़े होते हैं तो उसको बोला जाता है होमोलेप्टिक। और अगर एक से ज़्यादा लिगेंड मेटल के साथ जुड़े होते हैं तो उसको हेट्रोलेप्टिक बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग देखो कि कॉपर के साथ चारों एक जैसे लिगेंड है, तो ये होमो हो गया, ये भी होमो हो गया, ये भी होमो हो गया। इसमें ऑप्शन नंबर 4 ऐसा है जिसके अंदर दो प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं, एक तो है एमिन और एक है क्लोरो। तो ये जो होगा ये अपना होगा हेट्रोलेप्टिक संकुल। तो अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उप सह संयोजन यौगिक। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूछा है इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आप लोग जानते हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर आप लोगों ने देखो 12th क्लास में भी पढ़ा होगा या सेकेंड ईयर में, बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ते हो। तो एक वर्ड होता है वहाँ पर द्विक लवण या डबल सॉल्ट, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपन डिफरेंस बता देते हैं। तो डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो डिफरेंस होता था वो आप लोगों को ये बताया गया होगा वहाँ पे कि जो डबल सॉल्ट होता है इसको जब वियोजित करते हैं, डिसोशिएट करते हैं, तो इसके ये सभी इसके जो जितने भी आयन होते हैं वो टूट के अलग हो जाते हैं। जबकि जो अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक आप लोगों ने देखा होगा कि एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है और उसके बाहर जो आयन होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग हो जाता है और आयन अलग हो जाता है। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स आप लोगों को इसमें से देखो कौन सा दिख रहा है। तो अपन देखेंगे, देखो KCl MgCl2, तो ये तो आयन वियोजित हो जाता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है भी नहीं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु होता है। तो ये भी नहीं है फेरस अमोनियम सल्फेट, ये भी नहीं है। तो इसमें 4th नंबर का जो ऑप्शन है ये अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा इसमें। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। वैसे इसमें K3 जो लगा हुआ है काउंटर आयन है, एल्यूमिनियम का सेंट्रल एटम और ऑक्सीलेटर्स में लिगेंड है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कक्षकों को भरने के लिए, इसमें भी 4th ऑप्शन आएगा, कक्षकों को भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट करेक्ट फॉर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इसमें आप लोगों ने अबाउ सिद्धांत पढ़ा होगा जिसके अंदर 3 रूल होते हैं, N+L पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और एक होता है हुंड की मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पर इसने पूछा कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है। तो यहाँ पर अपन N+L आप लोगों ने पढ़ा होगा, उससे इसको सोल्व करेंगे N+L से। N+L नियम क्या बोलता है कि जिन कक्षकों के लिए N+L का मान ज़्यादा होता है उसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। और अगर अपन बोलें कि जिन कक्षकों के लिए N+L का मान समान होता है तो उनमें ये बोला जाता है कि जिसका क्वांटम नंबर ज़्यादा होता है उसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो उससे अपन सोल्व कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर नॉर्मली अपन सोल्व कर लेंगे SPDF 0 1 2 3। ये वैल्यू किसकी मैंने लिखी है 0 1 2 3, आप लोगों को मैं बता दूं, मैंने एल की वैल्यू लिखी है। किसकी? एल की वैल्यू।
एन की वैल्यू तो आप लोग को पता ही है क्या होती है, एन तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। दोबारा लिख देता हूँ मैं, एस पी डी एफ। सॉल्व करने में आसानी होगी, 0 1 2 3। तो देखो इधर 5D, तो इसके लिए कितना हो गया 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7, 7। तो इस सब में क्वांटम नंबर 7 है और आपको पता है 5 6 7, तो ये ऑर्डर बिल्कुल सही है। इसने पूछा कौन सा क्रम सही नहीं है, इसमें 5 4 और 2 6, 5 n का मान हो गया और l का मान क्या होगा, ये l के मान है भाई यहाँ पे, है ना। p के लिए कितना होता है, एक तो 6 हो गया ये भी। तो इसमें देखोगे इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, 4D और 5P में 6 6 है दोनों के लिए, तो यहाँ पर n का मान ज़्यादा, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। 6s 6 4f 4 और 3 7 होता है, तो 7 5D 7। तो 6s जब है तो ये इसकी तो ऊर्जा कम हो गई, 4f और 5D में अपन देखें 7 और 7 है, 4 और 3 7, 5 और 2 7, तो ये ऑर्डर भी बिल्कुल सही है इसका। अगला देखते हैं 6 6 और 4 और 3 7। तो यहाँ पर देखो 6s और 5p, तो पहले क्या दे रहा है, 6s दे रखा है और फिर 5p दे रखा है, तो ये गलत हो गया भाई, क्योंकि 5p की ऊर्जा कम होगी, 6s की ऊर्जा ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि जिन कक्षकों के लिए n + l का मान ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर अपन को क्या देखना होता है, अपन को वहाँ पर देखना होता है, क्या देखना होता है, तो अपन को देखना होता है वहाँ पर n का मान, तो n का मान यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसकी ऊर्जा ज़्यादा है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? फोर्थ ऑप्शन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सा क्रम सही नहीं है, तो इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, n + l से अपन ने सोल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन है बहुत आसान, एक परमाणु Z92A238 यूरेनियम आता है, तो ये 92 नंबर पे कौन आता है, यूरेनियम आता है भाई, ये तो सबको पता है ना। ये फोर्थ नंबर, इसमें दूसरा ऑप्शन। फिर बोल रहा O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या है। तो आप लोगों को पता होगा कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर O2F2 का पूछा है, तो अपन इसको ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए निकाल रहे हैं, तो 2x फ्लोरीन पे -1 होता है, तो 2 फ्लोरीन का -2 हो गया, 2x - 2 0, तो क्या हो जाएगा इसका, x बराबर 2/2, 2 से 2 कट गया, +1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49, द कॉन्जुगेटेड बेस फॉर द SCO3 इज, कि SCO3 का संयुग्मी क्षार होगा। आप लोगों ने ब्रांस्टेड और लोरी वाली जो थ्योरी है वो पढ़ी होगी, कि ब्रांस्टेड और लोरी ने बताया था कि जो पदार्थ H+ देते हैं वो तो एसिड होते हैं, जो H+ एक्सेप्ट करते हैं उसको बेस बोलते हैं। तो यहाँ पर इसने पूछा SCO3 का संयुग्मी क्षारक है, तो आप लोग जब पढ़ते हो जैसे HCl है, इसको तोड़ते हो H+ और Cl-, तो ये क्या होता था, कॉन्जुगेटेड, इसको क्या बोलते थे, जो ले सकता है ना उसको क्या बोलते हैं, बेस। तो ये क्या कॉन्जुगेटेड बेस था अपना, और ये क्या था H+, सॉरी Cl- क्या हो गया यहाँ पर, ले सकता था, इसको कॉन्जुगेटेड बेस बोल रहे हैं। तो इसने बोला है SCO3 का संयुग्मी क्षारक, तो HCl का बना है ना यहाँ पर, ये कॉन्जुगेटेड बेस बना है ना। तो इसने ये पूछा SCO3 का कॉन्जुगेटेड बेस, तो देखो इधर SCO3- है, इसमें से एक H निकाल दो, आप H निकाल लोगे तो बचेगा क्या, CO3- 2, तो SCO3 का संयुग्मी क्षार क्या होगा, CO3- 2, तो ऑप्शन हो जाएगा 1, CO3- 2। ये कॉन्जुगेटेड बेस है ना इसका, जैसे HCl का कॉन्जुगेटेड बेस क्या है, Cl-, इसी प्रकार से SCO3- में से जब एक H निकलेगा तो एक माइनस पहले से ही और एक और निकल गया तो CO3- 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा SCO3- का CO3- 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मानव रुधिर का पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, ये तो सबको पता है 7.4 होता है, इसमें कोई केमिस्ट्री लग नहीं रही, याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें है एक
यदि प्रक्रम स्वतः परिवर्तित होता तो डेल जी होगा। तो आप लोगों को पता है कि डेल जी कैसे होना चाहिए, नेगेटिव। और नेगेटिव कब होता है कि जीरो से डेल जी का मान छोटा हो। तो कौन सा ऑप्शन है जीरो से छोटा डेल जी का मान हो? तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, डेल जी नेगेटिव। ये देखो सीधे सीधे क्वेश्चन, स्पॉन्टेनियस प्रोसेज है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेज के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। और नेगेटिव कब होगा? जब डेल जी का मान जीरो से कम हो तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो इसमें भी थर्ड नंबर आ जाएगा। ठीक है। यदि एक द्रव का ठोस में क्रिस्टलीकरण होता है तो एंट्रोपी क्या होगी? घटेगी भाई, है ना। यही तो बोलते हैं सॉलिड लिक्विड गैस जो होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, तो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी गैस में होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर सॉलिड में होती है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होते हैं। तो इसमें क्या होगा? यदि किस में हो रहा, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है तो एंट्रोपी कम हो जाएगी। ठीक है। तो वो तो आसान क्वेश्चन था, कम हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड नंबर, एंट्रोपी डिक्रीज। अगला पूछ रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया में किस स्पीशीज का अपचयन हो रहा है? तो अपचयन रिडक्शन की बात करते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो आप लोग कॉपर जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर अपन बात करें कॉपर की, तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो एक बार यहाँ पे इस अभिक्रिया में पास कॉपर ही दिख रहा है मुझे। तो कॉपर की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूँगा, Cu2O है, तो क्या हो गया? 2x - 2 इक्वल टू 0। तो वही अभी जो निकाला था अपन ने, इसको इधर लेके जाएंगे, 2x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2/2 +1। तो यहाँ पर जो कॉपर है ना +1 में है, किस में? +1 में। और यहाँ पर कॉपर 0 में। +1 से 0 आने का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। +1 से 0 में आने का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ही क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है। तो कॉपर इसका आंसर हो जाएगा 53 में। क्या आ जाएगा? कॉपर। ऐसे भी देखो सल्फर है, सल्फर में तो क्या हो रहा है? सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, सीधी बात है। सल्फर में तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो सल्फर का तो ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन हो ही नहीं सकता, सल्फर डाइऑक्साइड पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें क्या होगा? कॉपर आंसर हो जाएगा। ठीक है। आंसर क्या है इसका? कॉपर। अपन को पता है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है देखो, अगला क्वेश्चन है बकमिंस्टर फुलरेन कंटेंस फॉलोइंग नंबर ऑफ 5 and 6 मेंबर रिंग्स रेस्पेक्टिवली। देखो याद करना पड़ेगा, जो बकमिंस्टर फुलरेन होता है उसके अंदर 5 मेंबर रिंग कितनी होती है और 6 मेंबर रिंग कितनी होती है। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बकमिंस्टर फुलरेन्स होता है उसमें 12 रिंग जो होती है ना, वो तो होती है 5 मेंबर, और 20 रिंग जो होती है वो होती है 6 मेंबर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो होगा 12 और 20, 54 में आ जाएगा सेकेंड आंसर, 12 और 20। ये तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कॉपर का ऑक्साइड है? क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कॉपर का ऑक्साइड है? तो Cu2O आपने पढ़ा है, क्यूप्राइट। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है अपना, CH3 CH2 CH3 में अधिक स्थायी का कारण क्या है? तो ये देखो रेडिकल्स हैं। आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूं, जो रेडिकल होते हैं, मुक्त मूलक होते हैं, उसको स्थायित्व करने वाले कारक आप लोगों ने 11th क्लास में या फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। 3 कारक होते हैं। एक तो था प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। एक होता है कॉन्जुगेशन इफेक्ट, सही गुण प्रभाव। एक होता है अतिशय गुण प्रभाव, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अतिशय गुण प्रभाव, अतिशय गुण प्रभाव, ये तीनों इफेक्ट इसको, तो अगर रेजोनेंस है तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबल करता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट, इस तरह से। अब आप लोग देखो इस क्वेश्चन के अंदर आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट किया, उसका रीजन सुनना है। इसमें अनुनाद नहीं था, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता अपना, रेजोनेंस तो अपना हो ही नहीं सकता, अनुनाद नहीं हो सकता। इंडक्टिव इफेक्ट की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अपन को पता है
CH2 कौन सा रेडिकल है? 1 डिग्री रेडिकल है। अगला कौन सा भाई? अगला है ये CH3 का होल ट्वाइज है, तो ये 2 डिग्री रेडिकल है, H और होगा इसमें, ये 2 डिग्री है, तो सीधी सी बात इस टाइप, तो ये है 2 डिग्री। इंडक्टिव इफेक्ट भी है क्योंकि यहाँ पर दो इफेक्ट लग रहे हैं प्लस आई वाले, और अपन को पता है कि रेडिकल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो जो प्लस आई इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो ये आंसर हो सकता है प्रेरणिक प्रभाव। और अपन को पता है इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, क्योंकि अपन को पता है ना हाइपर कॉन्जुगेशन किसको बोलते हैं, कि ब्रेकर नाथन इफेक्ट जो होता है ना, कि ये अल्फा कार्बन, इसको अपन मान ले, ये बीटा कार्बन मान ले, कि बीटा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन, बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के मध्य उपस्थित सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग लेकर विभिन्न प्रकार की अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। तो ये दो आंसर इसके हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को RPSC ने डिलीट कर दिया है स्टार लगा के, ठीक है। अगर मेरे हिसाब से अगर मैं होता एग्जाम में तो मैं हाइपर कॉन्जुगेशन करके आता। मेजोमेरिक इफेक्ट तो हो ही नहीं रहा, दोनों इफेक्ट तो थे ही नहीं, अभी दोनों इफेक्ट है, तो इसको RPSC ने डिलीट मार लिया था। अगला क्वेश्चन है NR3 एक्टेज, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। NR3 लोन फेयर जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है। 57 में 2, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, ये तो आता है आप लोगों को, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स कौन सी स्पीसीज होती है? जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसको तो इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं, और जिनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसको न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है NR3, NH3, H2O, OH- सब के सब न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। ये आप लोगों ने कैटेगरीज पढ़ी होगी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 58। बेंजीन की रिएक्शन एसिल क्लोराइड के साथ करवा रखा है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो इसने पूछा है अभिक्रिया में निर्जल AlCl3, तो आप लोगों ने फ्रेडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और एसिलीकरण अभिक्रिया पढ़ी होगी। तो फ्रेडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया है, एरोमेटिकरण वाली अभिक्रिया पढ़ते हैं ना। तो इसने पूछा कि अभिक्रिया में निर्जल AlCl, तो सीधी सी बात है भाई, AlCl3 होता ही क्या? लुईस अम्ल होता है। क्या होता है? लुईस अम्ल। तो इसमें तो सबसे, और ऐसे भी अपन जानते हैं लुईस अम्ल ही होता है। लुईस चार नाभिक, इसने ये कोई पूछने वाला क्वेश्चन नहीं था, पूछ लिया उन्होंने एग्जामिनर ने ना, फिर भी तो आपने आराम से बता दिया। तो पूछ सकता था कि भाई अभिक्रिया कौन सी है, तो फिर भी थोड़ा बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। तो ये लुईस अम्ल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक, देखो आप लोगों ने पॉलीमर पढ़े होंगे, ताप दृढ़ बहुलक कौन सा होता है, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। इसमें तो और कोई ऑप्शन है नहीं कि कौन कौन से एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो जो 59 है इसके अंदर बेकेलाइट जो होता है वो होता है अपना थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होता है। तो ये बेकेलाइट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जामों में पूछ लेते हैं, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, और केमिस्ट्री के एग्जाम से उनमें पूछते रहते हैं ये। और ये जो क्वेश्चन है ना 60वां, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन मैंने ऐसा कोई एग्जाम देखा ही नहीं जिसमें नहीं पूछा गया, हर एग्जाम में पूछ लेता है लगभग घुमा घुमा के। और इस क्वेश्चन में आप लोग को याद करने की क्या बात है कि इसमें वह बहुलक जो पेंट में उपयोगी एथिलीन ग्लाइकोल, ये होता है एथिलीन ग्लाइकोल आपका। अब देखो ये जो एथिलीन ग्लाइकोल है ना, ये तो एक होता है टरथेलिक अम्ल। क्या होता है? टरथेलिक अम्ल। टरथेलिक अम्ल, और एक होता है थेलिक अम्ल। क्या होता है बेटा? देखो बच्चों, एक होता है थेलिक अम्ल। तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि टरथेलिक अम्ल के साथ क्या बनता है, थेलिक अम्ल के साथ क्या बनता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जहां टरथेलिक अम्ल आ जाए ना, तो वहां तो टेरिलिन बनता है। क्या बनता है? टेरिलिन या डेक्रोन, जब टरथेलिक अम्ल पूछे। और अगर थेलिक अम्ल आ जाए तो ग्लिप्टोल बनता है, याद रखना इसको। क्या बनता है? ग्लिप्टल। कि एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया टरथेलिक अम्ल के साथ करते हैं तो टेरिलिन या डेक्रोन बनता है, और थेलिक अम्ल के साथ ग्लिप्टोल बनता है। तो इसने क्या पूछा है? थेलिक अम्ल से संश्लेषित होता है, तो आंसर क्या होगा? ग्लिप्टल। तो ये भूलना मत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थेलिक अम्ल के साथ पूछा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लिप्टल। देखो अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद अपन
बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। दवा जो बुखार को कम करती है, ड्रग्स विच रिड्यूस फीवर इज नोन एज, एंटीपायरेटिक्स बोलते हैं। तो याद रख लेना भाई कि जो बुखार को कम करती है उस दवा को एंटीपायरेटिक ड्रग्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंटीपायरेटिक ड्रग्स। इसमें और बाकी क्वेश्चन हैं उनको अपन आगे सोल्व करेंगे। आज अपन ने 44 से लेकर 61 तक के क्वेश्चन सोल्व किए। आप लोगों को जहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे से आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हो। सेकंड ग्रेड 2018 में पेपर हुआ था 1/11/2018 को, उसका केमिस्ट्री वाला पोर्शन अपन सोल्व कर रहे हैं। ऐसे बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको अपन अगले वीडियो में सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर ये बातें मेरी समझ में आई हो तो आप लोग इस चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।